राजकुमारी, इस जंगल के भीतर एक बहुत गहरा राज है जिसको जानना आपके लिए अति अनिवार्य है। कैसा राज? वो तो आपको चलकर ही पता करना होगा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल की तरफ से एक घोषणा है। जो कोई भी राजकुमारी का पता लगाएगा उसे राजमहल की तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। राजकुमारी पिछले 6 दिनों से लापता है। सुनो सुनो सुनो, जिसे भी राजकुमारी के बारे में कोई भी जानकारी मिले वो तुरंत राजमहल आकर सूचित करें। याद रखें, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे 6 दिन से एक बूंद पानी नहीं है गांव में। नदियां सूखी पड़ी हैं, कुएं खाली हो गए हैं, पर राजा को कोई परवाह नहीं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं यहाँ बांटी जा रही हैं। परवाह कैसे होगी भाई? अरे उन्हें तो बस अपनी लाडली की चिंता है। वो भी कैसी लाडली? लाडली क्या, नागिन कहो, नागिन। अरे मोहन भाई, तुम क्या जानो? अरे हमने तो कई बार देखा है उसके माथे पर नाग का निशान। आंखें भी बिल्कुल नागिन जैसी हैं। हाँ। अरे भाई, हमारे तो खेत सूख रहे हैं, जानवरों को पानी नहीं मिल रहा, बच्चे प्यासे हैं, पर राजा को इन सब से कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, बस एक नाग कन्या की परवाह है उन्हें, जिसे कभी जंगल में सांपों के साथ खेलते देखा है मैंने। जरूर घने वन में सर्पों के बीच होगी। चौपाल की बातें सुनकर गोविंद के दिमाग में एक विचार कौंधा। कुछ तो गड़बड़ है। राजकुमारी भी 6 दिन से गायब हैं और ठीक 6 दिन से गांव की नदियां भी सूख गई हैं। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। गोविंद धीरे से चौपाल से चलकर जाने लगा। अरे गोविंद, कहाँ जा रहे हो? घने वन की ओर जा रहा हूँ, कुछ पता लगाना है। अरे पागल हो गए हो क्या? सुना नहीं नाग कन्या की बात है? सच कहूँ तो डर लग रहा है केशव भाई, पर सच्चाई जानने की जिज्ञासा डर से ज्यादा है। कहीं न कहीं इन सब का जवाब छिपा होगा और वो जवाब तो ढूंढकर ही पता चलेगा। अरे लेकिन अकेले मत जाओ बेटा। नहीं काका, मुझे जाना होगा। गांव प्यासा है और हम सिर्फ बैठकर बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। राजकुमारी, नाग कन्या, सूखी नदियां, हाँ, कहीं न कहीं इन सब का आपस में कोई गहरा रिश्ता है और आज मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगा। तपती दोपहर में गोविंद घने जंगल में बहुत भीतर तक आ गया था। चलते चलते वो जंगल के भीतर सूखी नदी के मार्ग के किनारे किनारे धीरे धीरे चल रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और गले में सूखापन था। हाँ, ये नदी तो बिल्कुल सूखी हुई मालूम हो रही है। बाप रे बाप, जहाँ कभी पानी बहता था आज वहाँ बस दरारें और रेत। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके पैर जड़ से जम जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं जो देख रहा हूँ, हे भगवान, क्या ये सच है? जो दृश्य उसके सामने था वो अविश्वसनीय था। नदी एक जगह से एकदम कटी हुई थी, जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। कटे हुए हिस्से के आगे कुछ भी नहीं था, न पानी न नदी का बहाव। नदी बस वहीं खत्म हो गई थी। हाँ, ये कैसे संभव है? ये तो बड़ी विचित्र बात है। एक तरफ नदी और एक तरफ ये सूखा, ये कैसे? तभी उसे एक करुण पुकार सुनाई दी। सूखी नदी के बीच एक विशाल हाथी कीचड़ में फंसा हुआ था। बचाओ! बचाओ! अरे कोई मेरी मदद करो! बचाओ! अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे? मित्र, मैं नदी तैरकर पार कर रहा था, फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से नदी का पानी सूखने की वजह से मैं यहाँ पे आकर गिरा। हाँ, और तब से यहाँ पे अटका हुआ हूँ। कुछ उपाय बताओ मित्र।
मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ तो करो मेरे लिए। हाँ 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 हाँ, रुको, मैं कुछ करता हूँ, रुको। गोविंद ने एक बड़ी मोटी बेल को हाथी की तरफ फेंका। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से बेल को पकड़ लिया और धीरे धीरे खींचते हुए कीचड़ से बाहर आ गया। हाँ मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत आने पर मैं तुम्हारा ये एहसान अवश्य ही चुकाऊंगा। हाँ, अभी मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया। बाप रे बाप, कहाँ फंस गया था। हाँ। इतना कहकर वो हाथी वहाँ से चला गया। गोविंद नदी के रहस्य के बारे में सोचते हुए वहीं खड़ा था। ये तो बड़ा अजीब रहस्य है इस नदी का। अब पता कैसे चले कि आखिरकार इस नदी का राज क्या है। तभी उसकी नजर भूमि पर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ सोने के छोटे छोटे सांप पड़े हुए थे। हैं? ये सोने का सांप यहाँ कैसे? गोविंद ने जब आगे की ओर देखा तो पाया कि वो सोने के सांप एक कतार में बिखरे हुए थे, जैसे कोई राह दिखा रहे हों। ओह, इन सोने के सांपों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कोई जाते जाते बिछा गया है। चलो चलकर देखता हूँ कि आखिरकार ये जा कहाँ रहे हैं। गोविंद उन सोने के सांपों की कतार के पीछे चलने लगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और कदमों में एक अजीब सी बेचैनी। गोविंद उन सोने के सांपों का पीछा करते करते बहुत दूर आ गया था। अब वो सोने के सांप एक जगह आकर खत्म हो गए थे। उस जगह आकर गोविंद की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने वहाँ जो नजारा देखा उसे देखकर वो दंग रह गया। हैं? ये क्या? ये नहीं हो सकता। मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। पहले वो पानी का रहस्य और अब ये। राजकुमारी सीता वहाँ एक नाग कन्या के रूप में जादुई जंजीरों में फंसी हुई थी। उसका सौंदर्य अभी भी अद्भुत था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की एक गहरी परत थी। उसका आधा शरीर सांप की तरह था और ऊपर का हिस्सा एक सुंदर युवती का। हे भगवान, कितनी बार गांव के बुजुर्ग कहते थे कि राजमहल में कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो राज है, और हम तो उन्हें पागल समझते रहे, उनकी बातों को अफवाह मानते रहे। लेकिन वो सब सही कह रहे थे। मतलब हमारे राज्य में जो सूखा पड़ा, जो लोग भूखे मर रहे हैं, उन सब की जिम्मेदार भी आप ही हो, हैं? नहीं युवक, पहले मेरी बात सुनो। दरअसल मुझे बचपन से ही सांपों में बड़ी रुचि थी। मैंने अपने पास एक पालतू सांप रखा था जो कि बातें कर सकता था। एक रात वन से शिकार कर लौटने के बाद मेरा सर्प मुझसे कहता है, राजकुमारी, इस जंगल के भीतर एक बहुत गहरा राज है जिसको जानना आपके लिए अति अनिवार्य है। कैसा राज? वो तो आपको चलकर ही पता करना होगा। रात के सन्नाटे में मैं अपने सर्प को लेकर निकल पड़ी। सर्प के बताए हुए स्थान पर पहुंचने के बाद मैंने सर्प से कहा, बताओ यहाँ क्या राज छिपा है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरा ध्यान एक कांच की शीशी में बंद सर्प पर गया, जो कि मेरे सर्प के जैसा ही लग रहा था। कांच वाला सर्प बोला, राजकुमारी, भाग जाइए यहाँ से। ये सर्प नहीं, एक राक्षस है। इसने आज वन में मेरा अपहरण कर लिया था और आपके साथ महल आ गया था ताकि ये आपको यहाँ रात्रि में लेकर आए और कैद कर सके। भाग जाइए। राजकुमारी, आज मैंने तुम्हें जब वन में देखा, तुम तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रानी जैसा बनाकर रखूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। हाँ। तुम जैसे राक्षस से मैं भला क्यों विवाह करूंगी? मुझे और मेरे सर्प को यहाँ से जाने दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं जानता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ आधी रात को बुलाया है। अब मैं तुम्हें यहाँ एक विशेष जादुई रस्सी से बंधी बनाऊंगा, जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। उसने मुझसे विवाह की जिद की,
जब मैं नहीं मानी तो उसने क्रोध में आकर अपने जादू से मेरे रूप को नागिन की तरह बना दिया और जल भी रोक दिया और यहाँ तक सोने के सर्प बिछा दिए ताकि जब मुझे यहाँ तक कोई ढूंढता हुआ आए तो उसे ये यकीन हो जाए कि मैं एक नाग कन्या हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है राजकुमारी, तो अभी वो राक्षस है कहाँ पे? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गोविंद, वो दैत्य पेड़ की 7 लकड़ियों को लाने गया है। उसकी दुष्ट योजना है। कैसी योजना राजकुमारी? वो एक हवन करेगा और हवन करने के बाद अगर उसकी भभूत मेरे सर पर लगा दे तो मैं उसके वश में आ जाऊंगी। मैं उससे विवाह कर लूंगी और विवाह के पश्चात वही इस राज्य का राजा भी बन जाएगा। ओ, और फिर? वो पूरे राज्य को असुरों से भरा हुआ बनाना चाहता है। हमारी प्रजा, हमारा राज्य, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं राजकुमारी, ऐसा होगा ही नहीं। हम उसे रोक कर रहेंगे। गोविंद ने इतना कहा ही था कि अचानक जंगल में हलचल होने लगी। पत्तियों की खड़खड़ाहट और भारी कदमों की आवाज से पूरा जंगल धन्ना उठा। अरे, वो राक्षस आ रहा है। तुम छुप जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। हाँ हाँ हाँ, मैं छिप जाता हूँ। गोविंद तेजी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मैं दैत्य वृक्ष की 7 लकड़ियां ले आया हूँ और इससे एक हवन करूंगा जिसकी भभूत तुम्हारे माथे पर लगाते ही तुम मेरे वश में आ जाओगी। हे भगवान, अब क्या होगा? अब उस हवन को होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम्हें वापस जादू से इंसान बनाकर तुमसे विवाह करूंगा। हे भगवान, रक्षा करो। पेड़ के ऊपर छिपा गोविंद ये सब देख और सुन रहा था। हे भगवान, मुझे किसी भी तरह से इस हवन को रोकना होगा। अच्छा हाँ, अभी इस दैत्य ने कहा कि इस हवन को करने के लिए दैत्य वृक्ष की 7 लकड़ियां लगेंगी। हाँ, और ये वृक्ष काफी दूर मालूम होते हैं, इसीलिए तो इसे इतना समय लगा लौटने में। अब मेरे पास एक ही उपाय है। गोविंद बड़ी सावधानी से पेड़ से नीचे उतरा, बिना कोई आवाज किए। ये गोविंद क्या कर रहा है? गोविंद धीरे से राक्षस द्वारा रखी लकड़ियों में से एक लकड़ी उठाता है, फिर बिना किसी आवाज के चिड़िया की तरह फुर्ती से वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। हाँ, अब मैं इन 7 लकड़ियों से एक ऐसा हवन करूंगा जिसके बाद तुम मेरे बस में हो जाओगी। 7 लकड़ी? ये तो सिर्फ 6 लकड़ियां हैं। 7वीं लकड़ी कहाँ है? राक्षस मुड़कर लकड़ियों को गिनता है। वहाँ वाकई में 6 लकड़ियां ही थीं। हाँ, ये कैसे संभव है? ए लड़की, यहाँ कोई है क्या? मैं तो 7 लकड़ियाँ गिन कर लाया था, फिर एक लकड़ी कम कैसे हुई? भला यहाँ इतनी दूर कोई क्यों आएगा? और तुम तो यहीं खड़े थे। अगर कोई होता तो तुम्हें भी दिखाई तो देता ना। हाँ ठीक है, वो वृक्ष काफी दूर है, अभी शाम भी होने वाली है। अब मैं कल जाकर नई लकड़ियाँ लेकर आऊंगा, अभी मेरा सोने का समय हो चला है। हाँ। राक्षस वहीं पर सो गया। गोविंद ने मौका पाकर 7वीं लकड़ी को आग में फेंक दिया ताकि वो नष्ट हो जाए। दूसरी सुबह राक्षस वापस उठ खड़ा हुआ। राक्षस जाने से पहले राजकुमारी को धमकाता है। ए लड़की, मैं जा रहा हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझ गई? नहीं, वो जाने ही वाला था कि तभी गोविंद को छींक आ जाती है। हैं? ये कौन छींका? अरे कौन है यहाँ? बाहर आओ! कौन है? बाहर आओ! राक्षस इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद गोविंद को पेड़ पर देख ही लेता है। वो देखो, वो रहा वो लड़का। ए लड़के, तो मतलब तू ही था जिसने मेरी 7वीं लकड़ी गायब की। बता कहाँ है वो लकड़ी, नहीं तो मैं तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा।
बता कहाँ है वो लकड़ी? गोविंद डरा हुआ नीचे उतर आया। मतलब हाँ हाँ, ये सच है कि मैंने आपकी लकड़ी चुराई थी और कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने वो लकड़ी कल रात आग में फेंक दी। ओह, ये तूने क्या किया? वो लकड़ी नष्ट हो गई। ये तूने सही नहीं किया लड़के। रुक जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मैं तुझे खाकर अपना बदला पूरा करूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं तो पूरी तरह से फंस गया। ओह, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं? नहीं नहीं। अरे महोदय, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या कहना चाहते हो? जल्दी बताओ। वो दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? जो कहना है जल्दी बोल। क्या कहना है? बोल। दरअसल बात ये है राक्षस जी कि मैं राजकुमारी का प्रेमी हूँ। मुझे राजकुमारी का प्रेम यहाँ तक खींच लाया। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आप मुझसे ज्यादा ताकतवर और योग्य हैं राजकुमारी के लिए। आप उपयुक्त वर हैं, ये मैंने देख लिया। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है। ये गोविंद क्या कह रहा है? आप मुझे अभी ना खाएं। मैं आपका और राजकुमारी का विवाह होते देखना चाहता हूँ। उसके बाद आप मुझे खा लें। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। राजकुमारी, क्या ये सच कह रहा है? हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा है वो। ये मेरा प्रेमी है और इसने मुझे आपसे विवाह करने की सलाह भी दी है। पर मुझे तो सिर्फ गोविंद ही पसंद है। मेरा मन अभी भी नहीं बदला है। अच्छा, ठीक है गोविंद, तुम एक भले इंसान लगते हो। मैं तुम्हें यहाँ रस्सियों से बांधकर लकड़ी लेने जाता हूँ। तुम कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं शाम तक लकड़ियाँ लेकर लौट आऊंगा। अगर कोई और इच्छा हो तो बता सकते हो। बस एक बात और जाननी थी। मतलब कि आप इतने विशाल और ताकतवर हैं, क्या आप मुझे इतना बता सकते हो कि आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? मतलब आपको मारना कोई आसान बात नहीं है, फिर कोई आपको कभी मार कैसे पाएगा? तुम इतने भोले भी नहीं हो। ठीक है, पर अब जब मैं सब कुछ जीत ही चुका हूँ तो मैं ये राज भी तुम्हें बता ही देता हूँ। यहाँ से बहुत दूर पूर्वी दिशा में एक मायावी हवाई गुफा है। इसके भीतर मैंने एक पुतले में अपने प्राणों को सुरक्षित कर रखा है। और ए लड़के, तुझे बता दूं, उस गुफा तक पहुंचना नामुमकिन है। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। ठीक है राक्षस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाइए और लकड़ी ले आइए। मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। राक्षस गोविंद को रस्सियों से बांध देता है। फिर वह जादू से एक उड़ने वाली कालीन पैदा करता है और उसमें बैठकर लकड़ी लेने निकल पड़ता है। गोविंद, ये तरकीब लगाकर तुम जिंदा तो बच गए, पर अब तुम भी बंधे हुए हो। इस घने जंगल में हमारी मदद कौन करने आने वाला है? और शाम तक ये राक्षस दैत्य वृक्ष की लकड़ी लेकर पहुंच भी जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हाँ, बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं हम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राजकुमारी। पता नहीं हम क्या करेंगे। अरे भाई, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा गोविंद, तुम मेरे मित्र हो। अरे हाथी भाई, तुम यहाँ कैसे? बड़े सही समय पर आए हो मित्र। आओ 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 आओ। अरे आओ आओ तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये तुम्हारा ही घर हो और मेरा स्वागत कर रहे हो। अरे बस गोविंद यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारी आवाज सुनी, आ गया। भाई जल्दी करो, मुझे इस रस्सी से बाहर निकालो। एक राक्षस ने मुझे यहाँ पे बांध दिया है। अगर शाम तक मैंने उसे मारा नहीं तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। हे भगवान, आप सच में देवदूत बनकर आए हैं। हाथी रस्सियों को तोड़कर गोविंद को मुक्त कर देता है। हाथी जी, मेरी रस्सियां भी खोल दीजिए।
हाँ हाँ राजकुमारी, बिल्कुल, मैं अभी खोलता हूँ। बाप रे बाप, ये रस्सियाँ तो बिजली के झटके मार रही हैं। ये क्या चक्कर है भाई? अब क्या होगा गोविंद? अच्छा, ओ, मतलब राजकुमारी की रस्सियां अभिमंत्रित हैं। राजकुमारी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हाथी भाई के साथ जाकर उस हवाई गुफा से वो पुतला तोड़ आता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप दोनों जाओ और उस पुतले को तोड़ाओ, और हाँ, साथ में मेरे इस पालतू सांप को भी ले आओ, ये जरूर आप लोगों के काम आएगा। अच्छा ठीक है राजकुमारी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। गोविंद कांच की शीशी से राजकुमारी के सर्प को आजाद करता है और तीनों गुफा की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर राक्षस अपने जादुई कालीन में उड़ता हुआ तेजी से दैत्य वृक्ष की ओर बढ़ रहा था। जल्दी करना होगा, शाम तक लकड़ी लेकर पहुंचना है। अचानक एक तोता आकर राक्षस के कालीन पर बैठ जाता है। अरे, ये तोता यहाँ कहाँ से आ गया? ओए तोते, हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। अरे, ये क्या बकवास कर रहा है? ओए तोते, क्या बकबक कर रहा है, हैं? हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। अरे, मेरा दिमाग मत खराब कर और जा यहाँ से, ये ले। राक्षस तोते को कालीन से बाहर फेंक देता है। तोता तेजी से जमीन पर गिर पड़ता है। राक्षस के वार से वो बुरी तरह घायल हो चुका था। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। कुछ समय बाद तीनों साथी वहीं से गुजर रहे थे। तभी गोविंद का ध्यान उस घायल तोते पर गया। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। अरे तोता भाई, क्या हुआ? और ये तब से क्या रट लगा रखी है? हरा लाल क्या हो गया? क्या बताऊं भाई, मैं दरअसल एक पालतू तोता हूँ। अपने मालिक के साथ वन में घूमने आया था, पर अचानक एक तेज तूफान आया और मैं मेरे मालिक से बिछड़ गया। बिछड़ते बिछड़ते मेरे मालिक ने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा, हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाई, फिर मैं एक राक्षस के कालीन पर जा बैठा। उसने मुझे घायल करके यहाँ जमीन पर फेंक दिया। अच्छा, तो ये वही राक्षस था। ओहो हो। ठीक है, जो भी हो, पहले हमें जड़ी बूटी से इस तोते का उपचार करना होगा। गोविंद ने वन से कुछ जड़ी बूटी तोते के पंख पर लगाई और वो वापस स्वस्थ हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, तुम जाओ अपने मालिक को ढूंढो, हम उस राक्षस का खात्मा करने जा रहे हैं। क्या तुम लोग उस राक्षस का खात्मा करने जा रहे हो? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ। पक्का? तुम सच में हमारे साथ जाना चाहते हो? फिर तुम्हारे मालिक? हाँ मित्र, मैं उस राक्षस को तो हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ, यही करके रहूंगा। हाँ, चलो। सभी पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। चलते चलते वो एक विशाल नदी के किनारे पहुँचे। हे भगवान, ये नदी तो देखने में बड़ी भयानक लग रही है। इतनी गहरी और चौड़ी, मैंने कभी इतनी बड़ी नदी नहीं देखी है। मैं तो उड़ सकता हूँ ना गोविंद भाई, इतनी तेज धारा में तैरना भी तो मुश्किल होगा ना। हाँ, काश मैंने बचपन में तैरना सीख लिया होता। अब क्या करें, राक्षस का पीछा करना भी है और ये नदी भी पार करनी है। अरे परेशान मत हो मित्र। मैं इस नदी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित पार करा दूंगा। मेरे लिए ये नदी पार करना एक छोटी सी नाली के समान है। चलो, बैठो मेरे ऊपर। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। वाह हाथी भाई वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में महान हो। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। चलो। सभी हाथी की पीठ पर सवार होकर नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करते ही सभी एक भयानक दृश्य देखकर सन्न रह जाते हैं। एक विशाल मगरमच्छ
धीरे धीरे बंदर की ओर बढ़ता जा रहा था। अरे कोई तो मदद करो, हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहता। अरे रे 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 रे। नहीं 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 नहीं, मैं किसी निर्दोष प्राणी को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। अरे गोविंद भाई जल्दी करो, वो मगरमच्छ बहुत खतरनाक लग रहा है, जल्दी करो। सावधान गोविंद, मगरमच्छ बहुत चालाक होता है। अरे वो देखो, एक बड़ा सा पत्थर। गोविंद ने वो पत्थर मगरमच्छ की ओर फेंका और वो मगरमच्छ भाग गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। दरअसल मैं इस नदी के उस पार स्नान कर रहा था, तभी मैं अपने मित्रों से बिछड़कर यहाँ बह आया। हमारे बड़े कहते हैं कि झील का ये पार बड़ा मायावी है, इस पार आया हुआ कोई भी जानवर जीवित नहीं बचता। और तभी मैंने इस मगरमच्छ को देखा और डर के मारे मेरे पैर यहीं जम गए। वाह वाह गोविंद भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। अरे ये क्या लगा रखा है, तब से हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। अरे मेरा दिमाग खा लिया है। एक बार और कहा ना तो अपनी सूंड में ऐसा फंसा के दबा दूंगा ना कि फिर पर नहीं खोल पाएंगे। एक तो मुझे इतनी भूख लगी है और ऊपर से तब से तुम हरा लाल किए जा रहे हो। मैं तो बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। मेरे मालिक ने मुझसे बिछड़ने से पहले यही कहा था, मैं तो बोलूंगा। हाँ। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, हमें मिलजुल कर काम करना है, ठीक है? और वैसे भी क्या कहूँ, भूख तो मुझे भी बड़ी जोरों की लगी है। और ये वन भी बड़ा ही विचित्र है। इधर मुझे कुछ भी फल का पेड़ नहीं दिख रहा। अब खाएं तो खाएं क्या? हाँ, मैं भी थक गया हूँ उड़ उड़ कर। भूख तो मुझे भी लगी है। अब इतनी मेहनत करने के बाद नदी पार कराने में अब भूख तो मेरी और बढ़ भी गई है। अरे वो देखो, वो सेब का पेड़। हाँ चलो। अरे चलो अब भूखे नहीं रहना पड़ेगा। सभी मित्रों ने अपने अपने हिस्से के सेब तोड़े। हाँ चलो खाना शुरू करते हैं। हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। हाँ। फिर से वही बात, मैंने मना किया था ना। अब तू नहीं बचेगा, रुक जा, अभी तेरा अंत करता हूँ अपनी सूंड में दबाकर। अरे 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 सुनो तो, अरे 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 सुनो तो। अरे हाथी भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेचारे ने क्या गलत कहा, छोड़ो ना। सिर्फ इतना ही तो कहा, हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ, बस। अचानक गोविंद की नजर सेब पर पड़ती है। वो सेब को गौर से देखने लगता है। अरे ये क्या हाथी भाई, तोता भाई, जरा इन सेबों को तो देखो। क्या हुआ गोविंद भाई? अरे देखो 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 देखो, सारे सेब हरे हैं और कुछ सेबों पर लाल लाल बिंदियां हैं। ओ, इस वन में सिर्फ ये हरे सेब का ही खाने का वृक्ष है और तोते के मालिक ने उससे बिछड़ने से पहले यही कहा था कि हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। हाँ, कहीं ये बिंदी वाले सेब जहरीले तो नहीं हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है गोविंद, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेब वाकई में जहरीला है या नहीं है? चिंता मत करो मित्र, मैं अभी दोनों प्रकार के सेब चख कर देखता हूँ और बताता हूँ कि जहरीला कौन सा है और कौन सा नहीं। सांप दोनों सेब खा कर देखता है। जहरीला, अत्यंत जहरीला। ये लाल बिंदी वाला सेब अत्यंत जहरीला है दोस्त। अगर तुम में से कोई भी इस सेब को खा लेता है, वो इसी पल अपने प्राण को त्याग देगा। ये हरे वाले सेब खाने लायक है, पर लाल बिंदी वाले सेब जहरीले हैं, जहरीले। हाँ तोता भाई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज तुम्हारी ये बात ने हम सबके प्राण बचा लिए। क्या हरे हो तो खाओ, लाल बिंदी वाले ठुकराओ। बात तुम्हारी सही है। ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़ा शरीर है तो क्या हुआ, सिर्फ तुम ही काम आओगे क्या? मेरा छोटा शरीर भी काम का है। तो अब हरे हरे जल्दी खाओ और अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। चलो। सभी वापस निकल पड़े। कुछ दूर चलकर आखिरकार वो हवाई गुफा तक पहुंच ही गए, पर उस गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। हे भगवान, अब हम कैसे इस गुफा में प्रवेश करेंगे? इतना विशाल पत्थर हम हटाएंगे कैसे?
अरे मित्र, अब तुम देखो ना मेरा कमाल, मैं मचाता हूँ धमाल। रुको। हाथी बड़ी आसानी से उस विशाल पत्थर को धकेल देता है। वो सभी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। पर अब शाम हो चली थी और वो राक्षस दैत्य वृक्ष की लकड़ी लेकर राजकुमारी सीता के पास पहुंच गया था। मुझे पता था कि तुम्हारा वो प्रेमी जरूर भागेगा और तुम्हें बचाने का अंतिम प्रयास अवश्य ही करेगा, पर वो ये नहीं जानता कि मैंने जानबूझकर उसे हवाई गुफा के बारे में बताया था। उस गुफा तक पहुंचते 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 ही उसके प्राण निकल गए होंगे, और अगर नहीं निकले होंगे तो गुफा के भीतर निकल जाएंगे। अब बस 1.5 घंटों में यह हवन पूरा होगा और तुम मेरी हो जाओगी। दूसरी ओर गुफा के भीतर गोविंद और उसके साथियों को एक नई चुनौती दिखाई दी। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो 7 एक जैसे द्वार हैं। अब पता कैसे चलेगा कि असली द्वार कौन सा है? चिंता मत करो मित्र, मैं जल्दी से उड़कर देख आता हूँ कि कौन सा द्वार असली द्वार है। हाँ मित्र, जल्दी करो, देख कर आओ। तोता उड़ता हुआ पहले द्वार में प्रवेश करता है। देखते देखते 1.25 घंटा बीत जाता है, पर तोता लौटकर नहीं आता। बस 15 मिनट में हवन पूरा हो जाएगा, फिर सब मेरा होगा। हे भगवान, समय बीता जा रहा है। ये तोता कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? तभी एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। तोता तीसरे द्वार से बाहर आया। अरे तोता भाई, तुम तो पहले द्वार से गए थे और ये तीसरे द्वार से बाहर कैसे आ गए? ये क्या चक्कर है? हाँ, अरे मित्र मैं क्या बोलूं, मैं तो पिछले 1.25 घंटे से तेजी से उड़ रहा था, पर ये सुरंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं क्या करता? ओह, तो तुम तीसरे द्वार से बाहर आए हो, यानी कि ये सुरंग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनमें से सिर्फ एक ही सुरंग असली द्वार है, बाकी की सब नकली हैं। तभी गोविंद का ध्यान जमीन पर पड़े एक मोर पंख पर गया और गोविंद के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने उस मोर पंख को हाथ में लिया और हर द्वार के सामने एक एक बार खड़ा हुआ। जैसे ही वो 7वें द्वार के सामने पहुंचा, वो मोर पंख हवा से हिलने लगा। ओह मित्रों, यही असली द्वार है। राक्षस ने इस गुफा का नाम हवाई गुफा बताया था और सिर्फ इसी द्वार में हवा का संचार है, यानी कि यही है असली द्वार। चलो। अरे वाह मित्र, तुम तो बड़े चतुर हो। अब इस द्वार में प्रवेश करते हैं, चलो। हाँ, चलो चलो, आ जाओ। सारे मित्र उस द्वार में प्रवेश करते हैं। वहाँ उन्हें एक और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कांच की लंबी लंबी शिला हवा में तैर रही थी। हमें इस कांच की शिला पर कूदते हुए सामने वाले द्वार तक जाना होगा। चलो। गोविंद जैसे ही पहली शिला पर पैर रखता है, वो शिला टूट जाती है और गोविंद खाई में गिरने लगता है। पर हाथी अपनी सूंड से गोविंद को पकड़ लेता है और वापस ऊपर ले आता है। हे भगवान, आज तो मरते मरते बचा। भगवान तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया मित्र, शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था मित्र, पर अगर ये कांच इतना कमजोर है तो हम इसे पार कैसे करेंगे? अरे नहीं मित्र, मुझे लगता है कि इसमें कुछ कांच मजबूत हैं और कुछ कमजोर हैं। सारे के सारे कमजोर नहीं हैं। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मजबूत है और कौन सा कमजोर? मित्र चिंता मत करो, मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं हूँ ना। इतना कहकर तोता कांच की तरफ बढ़ता है और एक एक कांच को चोंच से मारता है। नकली कांच टूटने लगता है। हाँ चलो मित्र, अब हमें जल्द से जल्द सामने वाले द्वार की ओर बढ़ना होगा। चलो। सभी इस पड़ाव को भी पार कर जाते हैं। अब ये हवन पूरा हुआ। अब इसकी भभूत मैं तुम्हें लगाऊंगा और तुम मेरे वश में आ जाओगी।
राक्षस राजकुमारी को वापस इंसानी रूप में बदल देता है। दूसरी ओर गोविंद और उसके साथी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे। वो रहा वो पुतला। हाँ, अब समझ में आया कि गुफा के बाहर मोर पंख किस पंखे की हवा से हिल रहा था। पुतले के सामने तलवार के पंखे घूम रहे थे। इन पंखों को पार करना तो नामुमकिन है गोविंद। हाँ मित्र, अब हमें अपनी हार स्वीकार करनी होगी ऐसा लग रहा है। क्या करें? गोविंद निराशा से ऊपर देखने लगा। तभी उसका ध्यान एक उत्तोलक पर गया जो कि पंखे से जुड़ा हुआ था। अरे मित्र, इन पंखों को बंद किया जा सकता है। अगर हम इस उत्तोलक को खींच दें तो मेरे हिसाब से ये पंखे बंद हो जाएंगे। हाँ, पर इतनी ऊपर जाएगा कौन? ओहो, मेरे होते हुए तुम्हें इस चीज की फिक्र नहीं करनी होगी मित्र। मैं हूँ छलांग का उस्ताद। अभी देखना कैसे पहुँचता हूँ ऊपर मैं। बंदर झट से खुद पर उस उत्तोलक को खींचता है और वो तलवारों वाला पंख रुक जाता है। अरे तुम सब हार गए और मैं जीत गया। राक्षस अपने हाथों में भभूत लेकर राजकुमारी को लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका हाथ वहीं खुलकर गिर जाता है। गोविंद ने उस पुतले को तोड़ दिया था और उस राक्षस का अंत हो जाता है, जिसके साथ नदी में पानी वापस बहने लगता है। राजकुमारी भी राजमहल लौट आती है और गोविंद अपने जंगल के मित्रों के साथ वन में ही रहने का निर्णय कर लेता है।